अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। इक़्तिदार और इख्तियार की लड़ाई कितनी बेरहम और खुद गर्ज होती है, गेम ऑफ थ्रोन्स में इसकी हकीकत से करीब तर अक्कासी की गई है। पाकिस्तान में भी इस वक्त गेम ऑफ थ्रोन्स अपने क्लाइमेक्स पर है। इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से जहांगीर तरीन और अलीम खान की क़यादत में एक नई सियासी जमात उभर चुकी है, जिसके किरदार तमाम पुराने ही हैं। गुज़श्ता रोज़ जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से नई जमात का ऐलान किया गया। उस मौके पर 100 के करीब साबिक अरकान कौमी सूबाई असम्बली ने नई जमात में शामिल होने का ऐलान किया, जिनमें PTI के साबिक रहनुमा अली जैदी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, राजा यासिर हुमायूं, मलिक खुरम, मुराद रास, फयाजुल हसन चौहान और फिरदौस आशिक आवान नुमायां नजर आ रहे थे। इसी तरह डॉक्टर नादिया अजीज़, मोहम्मद इकबाल, मोहसिन रजा, सईद अकबर नवानी, राशिद अकबर, फैसल जबवाना, मियाँ वारिस, मियाँ काशिफ, गुलाम मोहम्मद लाली, तैमूर भट्टी समेत जहांगीर तरीन की नई जमात में शामिल होने वालों की फहरिस्त काफ़ी तवील बन चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविन खुसूसी अता तारड़ का कहना है कि जो लोग PTI छोड़कर जा रहे हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। ये जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरी बहुत मुखालफत होगी फवाद चौधरी से, मेरी बहुत मुखालफत होगी अली जदी से, हमारी तू मैंने भी हुई है, हमारा तकरार भी हुआ है। अगर वो रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, वो गद्दारी का लेबल अपने माथे पे लगाने को तैयार नहीं है और ये काबिल कदर लोग हैं, इनकी कदर करनी चाहिए। जब तक तहरीक इंसाफ में थे, दहशतगर्द भी थे, गद्दार भी थे, नंगे वतन भी थे, दफ़ा 144 के मुजरिम भी थे, कत्ल के मुलजिम भी थे, इक़दाम कत्ल के मुलजिम भी थे, और कोई ऐसा शायद फौजदारी जुर्म बचा हो जो तहरीक इंसाफ के लोगों पर ना लगा हो। लेकिन जैसे ही तहरीक इंसाफ को छोड़ा, तमाम इल्ज़ामात सलेट की तरह साफ़ हो गए। मतलब वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद के पास अब कोई चॉइस बाकी नहीं रह गई। कल शाह महमूद कुरैशी भी जमान पार्क से मायूस लौटे और उन्होंने हस्ब वादा मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की, जिसके बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि चेयरमैन PTI की सियासत का बाब मुकम्मल तौर पर बंद होने वाला है। हालात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बानी तहरीक इंसाफ को गिरफ्तारी और मिलिट्री कोर्ट में मुकदमात का सामना भी करना पड़ सकता है। गो के मसरत चीमा ने जहांगीर तरीन की जमात में शमूलियत की तरदीद की है और हाशिम डोगर ने भी अपना PTI धड़ा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन ये एक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी है। इतलात के मुताबिक परवेज खटक ने भी अलहदा सियासी जमात बनाने पर गौर शुरू कर दिया है। पार्टी के लिए कई नाम जेर गौर है। कहा जा रहा है कि परवेज खटक को 50 से जायद साबिक अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। इस सारे सियासी जोड़ तोड़ के पीछे असल हदफ अगले इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इसी तनाजुर में नई सफबंदियों में मसरूफ है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने यह इंकशाफ किया कि जहांगीर तरीन के साथ आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। नून लीग और जहांगीर तरीन मिलकर चलेंगे। अगर देखा जाए तो चौधरी सरवर की शमूलियत के बाद मुतहर्रिक होने वाली मुस्लिम लीग क्वाफ नून लीग और तरीन ग्रुप के सियासी मौक़िफ़ के काफ़ी करीब नजर आती है। इस तरह मुस्लिम लीग नून बड़ी एहतियात और समझदारी से अपनी सियासी बिसात बिछा चुकी है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की नज़रें भी मुस्तकबिल करीब के इक़्तिदार पर हैं। आसिफ जरदारी साहब ने पंजाब में अपना क़याम बढ़ा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार जनूबी पंजाब का मार्का हम जीतेंगे। ऐसा लगता है कि अब मुल्क की सियासत का गेम ऑफ थ्रोन्स पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान शुरू होने वाला है। कहाँ जाएगी पाकिस्तानी सियासत, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान, साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सीनियर रहनुमा दोस्त मोहम्मद खोसा साहब। खोसा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत मुश्किल है अगले चंद दिनों की प्रोडिक्शन करना। हालात इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं सियासत में। आज से 4-6 महीने पहले आपको अंदाज़ा था कि ये इतनी जल्दी बिसात लपेटी जाएगी और इतनी जल्दी नई जमातें और इतनी जल्दी पॉलिटिक्स के सारे डायनेमिक्स तब्दील हो जाएंगे? जी, थैंक यू वेरी मच अमीर। आज से 2-2.5 साल पहले के अगर आप मेरे टीवी इंटरव्यूज मुख्तलिफ चैनल्स पे जो हुए उनको अगर आप देखें और उनका जायजा लें, मैं तब भी कहता था कि ये हुकूमत उस वक्त की यानी हुकूमत जिस तरह से बनाई गई है और जिस तरह से खड़ी है, इसमें कोई बईद नहीं है कि ये तो मेरा यकीन था कि जी ये अपना वक्त पूरा नहीं करेगी और जिस तरह से बनाई गई थी उसी तरह से बिखरेगी। मैं आज से 2 साल पहले भी यही बात मेंटेन करता था और आज आप उसका अमली मुजाहरा जो है वो देख रहे हैं। यू सी, एक बड़ी तवील पॉलिटिकल स्ट्रगल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ऑलमोस्ट अबाउट 60 ईयर्स नाउ। कई हुक्मरानों ने, कई आमिरों ने इसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये फिर भी सर्वाइव की।
इसी तरह से आप मुस्लिम लीग का भी देख लें, जो कि किसी ज़माने में मुस्लिम लीग होती थी, अब नून लीग कहलाती है। उसको भी बारहा दफ़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सर्वाइव कर गई। इनके अलावा जो जमातें हैं, ख़ास तौर पे जिसका ज़िक्र आप कर रहे हैं पीटीआई का, ये तो मैं समझता हूँ, तब भी समझता था और अब भी मेरा मानना यही है और मैं देख भी रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, कि इसकी बुनियाद तो थी नहीं। अगर इसकी बुनियाद होती, तो ये हाल ना होता जो हाल आज आप देख रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जब किसी भी जमात का लीडर ये समझता है कि मैं अकेले खुद हूँ और मेरे अलावा तमाम जो हैं, वो बेअकल हैं और उनमें कॉम्पिटेंस या उनमें अहलियत नहीं है कि वो मामलात को आगे लेके चल सकें, तो फिर भी यही हाल होता है जो हाल आप अब देख रहे हैं। सही। तो ये तो मेरा मानना था और मेरा यकीन जो है और मेरा जो मानना था वो आज साबित हो रहा है कि पीटीआई वाज नॉट अ रियलिटी, इट वाज, उसको रियलिटी बनाने की एक कोशिश की गई थी, जो कोशिश मेरे ख्याल में इमरान खान ने खुद ही नाकाम बना दी। अच्छा खोसा साहब, इन जमातों में से भी जमातें तो निकली, जैसे आपने मुस्लिम लीग नून कहा, तो उन्हीं में से लोग तोड़ के परवेज़ मुशर्रफ ने और उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट ने कॉफ लीग बनाई। काफी जी। अच्छा, इसी तरह से पाकिस्तान सरजमीन पार्टी बनाई गई एमक्यू में से निकाल के, पीपल्स जी। पार्टी में से एक पैट्रियट निकाली गई, फिर एक ग्रुप नाहिद खान और उनके शौहर का सफदर अब्बासी का अलहदा हो गया, और फिर उससे भी पहले नेशनल पीपल्स पार्टी जतोई साहब ने अलहदा निकाल ली। सो पार्टियां टूटती तो रही हैं, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि अगर नजरियात हो तो पार्टियां वापस इंटैक्ट हो जाती। पार्टीज अमीर पार्टीज नहीं टूटी, उनमें से चंद लोगों को बाहर निकाला गया और मुतबादिल पार्टीज उन्हीं के लगते नामों के साथ जो है बनाने की कोशिश की गई। नेशनल पीपल्स पार्टी आज कहाँ स्टैंड करती है? पेट्रियट्स जो उस वक्त बनाई गई थी वो आज कहाँ स्टैंड करती है? काफ लीग की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, या पूरे मुल्क में काफ लीग का उस वक्त तूती बोलता था और आज चंद सीटों के ऊपर काफ लीग जो है वो रह गई है। और चौधरी परवेज इलाही के साथ जो लोग काफ लीग से चले गए थे, डिफेक्ट कर गए थे, अगर उनको निकाल दें तो कमोबेश 4-5 सीटें ही काफ लीग के पास हैं। इसी तरह से आप पाक सरजमीन पार्टी को देख लें कि अल्टीमेटली उसको वापस एमक्यूएम के अंदर जम होना पड़ा, और आज आप ये नया एक तजर्बा जो है ये देख रहे हैं, जो अब से कुछ देर पहले इस्तेकाम पाकिस्तान वाला तजर्बा, जी, इस्तेकाम पाकिस्तान वाला तजर्बा। इस्तेकाम पाकिस्तान वाला तजर्बा जी। अब आप ये इस्तेकाम पाकिस्तान वाला तजर्बा, आई विश देम ऑल द बेस्ट। हाँ, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। जहांगीर खान साहब की मैं खुद बड़ी कदर और इज्जत करता हूँ। सियासत उनकी अपनी है, हमारी अपनी है, नुक्ता नज़र उनका सियासी नुक्ता नज़र और दीगर नुक्ता नज़र उनके अपने हैं, हमारे अपने हैं। लेकिन एक ज़ाती ताल्लुक और एक ज़ाती रिश्ता है, उस लिहाज से मैं उनकी कदर करता हूँ। लेकिन आपने ये बारहा पाकिस्तान में तजर्बे होते देखे हैं और उन तजर्बों को आपने अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं बल्कि पाकिस्तान के हालात को मजीद स्पॉइल करते हुए देखा है। और लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है वो हो तो इसलिए रहा है, या किया तो इसलिए जा रहा है कि पाकिस्तान को हम ठीक करना चाहते हैं, लेकिन कभी ठीक हुआ नहीं पाकिस्तान इस तरह से। सर यही इल्जामात होते थे ना इमरान खान साहब के, कि लोटों को नहीं लूंगा, लोटों को नहीं लूंगा और बुनियादी वर्कर्स को जो है वो आगे लेके आऊंगा, जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। फिर आपने हमने यही देखा कि उन्हीं लोगों को, रिवायती लोगों को जो है वो टिकटें अलॉट की गई। उनमें कई सियासी लोग भी थे, कई लोग जो हैं वो मालो दौलत के, अपनी मालो दौलत के बलबूते पे भी पार्टी में आए। अब भी आपने देखा ये जो हाल ही में महीना 2 महीने पहले जब सूबाई इलेक्शन की बात चली और टिकटें बांटनी शुरू की पीटीआई ने, तो उसमें कितनी माली बेज़ाब्तियों के हवाले से जो है वो आपने भी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बातें सुनी, हमने भी देखी सुनी। और अब ये एक नया तजर्बा होने जा रहा है, और अगर माजी के तजर्बे जो हैं वो कामयाब हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर ये तजर्बा भी शायद कामयाब होगा। अगर माजी के तजर्बे नाकाम हुए हैं तो फिर अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तजर्बा भी नाकाम होगा। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी आपका इलाका बात जो ये है, आपका इलाका जो है खोसा बात साहब, ये, अगर मुझे 2 मिनट दे दें मैं जी आपको जी एक्सप्लेन कर दूं जी जी कि जितनी पाकिस्तान में बड़ी सियासी जमातें हैं, उन सारों के पाकिस्तान के हर सूबाई और हर मरकजी हल्के के अंदर उनके वोट बैंक्स हैं, चाहे वो नून लीग हो,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम हो, या BNP हो, जितनी भी आप जमातें देख रहे हैं जो पाकिस्तान की सियासी उफक के ऊपर बड़े अरसे, उनके हलकों में अपने पॉकेट्स हैं, पॉकेट्स हैं। मेरा सवाल ये है उन सियासतदानों से जो जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ जा रहे हैं कि वो तो जहांगीर खान साहब को बहुत कुछ दे सकते हैं, बदले में जहांगीर खान तरीन साहब की जमात जो है उनको क्या दे सकती है? तरीन साहब इलेक्टेबल्स असल को बात इकट्ठा कर रहे हैं ना, देखिए तरीन साहब इलेक्टेबल्स को इकट्ठा कर रहे हैं। फिर यही इलेक्टेबल से जो उस वक्त PTI का जो एक हजूम दिखाया गया, बनाया गया या दिखाया गया, उस हजूम की कातिल जो है वो PTI में शामिल हुए थे। तो ये हजूम आपको मुझे अभी तक जहांगीर खान साहब के इर्द गिर्द तो नजर नहीं आ रहा। आइंदा मैं नहीं कह सकता कि आइंदा इस तजर्बे के तहत क्या होगा पाकिस्तान के अंदर, लेकिन फिलहाल की सूरत हाल यही। लेकिन अभी भी देखिए जो पाकिस्तानी पंजाब की सियासत के कुछ नामवर लोग हैं जो इलेक्टेबल्स हैं, 20-20-30 साल से ना सिर्फ खुद इलेक्ट होते हुए आ रहे हैं बल्कि उनका खानदान इलेक्ट होता आ रहा है, जैसे निवानी खानदान है, ये लंगड़ियाल खानदान है, ये सब शामिल तो हो रहे हैं ना बहरहाल इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए। ये जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर शामिल हुए थे तब भी ये जहांगीर खान तरीन के तवस्सुत से ही शामिल हुए थे जी। और जहांगीर खान तरीन साहब के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से एग्जिट के बाद ये लोग बड़े ज़ेर-ए-ताब रहे उस जमात के अंदर। हम लोग सियासी लोग हैं ना जी, सियासी नुक्ता नजर और सियासत हर किसी की अपनी अपनी, लेकिन हमारे ताल्लुकात जो हैं वो दहाइयों से चलते आ रहे हैं, नस्लों से चलते आ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये हाल अहवाल तो हम एक दूसरे के साथ यानी सारे ही बांटते हैं, खाली मैं नहीं या खाली वो नहीं, सारे ही आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये लोग जहांगीर खान तरीन साहब की PTI में से एग्जिट के बाद ज़ेर-ए-ताब रहे। बिल्कुल। आज उनको अगर जहांगीर खान साहब की सूरत में एक रिलीफ नजर आ रही है तो अगर वो उस रिलीफ को ऑप्ट करना चाह रहे हैं तो उनको कोई गिला नहीं। वो अपनी सियासत को और अपने इलाके को और अपने इलाके के हालात को बेहतर समझते हैं। अगर वो उस तरफ जाना चाह रहे हैं तो इट्स देयर ओन चॉइस। राइट। अब जरा आपकी जमात पीपल्स पार्टी पे बात करेंगे क्योंकि जरदारी साहब भी बहरहाल अब तो शायद इतलात आ रही है कि मॉडल टाउन लाहौर में उन्होंने अपना एक घर खरीदा है जिस घर में वो अब रहेंगे, क्योंकि जहाँ पहले पीपल्स पार्टी के मामलात वो देखते थे वो शहर से बहुत दूर था, तो अब वो चाहते हैं कि शहर के अंदर बैठ के सियासत करें। एक ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी, दोस्त खोसा साहब के साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा दोस्त मोहम्मद खोसा साहब हमारे साथ हैं। खोसा साहब, जरदारी साहब ने भी अपनी न्यूज़ वैल्यू क्रिएट कर दी है, अचानक पंजाब पहुंचे और आते ही उन्होंने पंजाब की सियासत में अपना नक्श छोड़ दिया है। अब वो मटेरियलाइज कैसे होगा इलेक्शन विक्ट्री में वो एक सेपरेट बहस हो सकती है, लेकिन जरदारी साहब ने इतने लोग कैसे खींच लिए अपनी तरफ? ये आपका सवाल बड़ा बादशाही पे बेस्ड है। जरदारी साहब का स्केड्यूल जो है वो काफ़ी अरसे से लाहौर का था। नासाजी तबीयत की वजह से वो कुछ थोड़ा डिले हुआ और अब वो कुछ दिन पहले जो है लाहौर तशरीफ लेके आए। और जाहिर बात है वो एक पॉलिटिकल आदमी है, एक पॉलिटिकल जमात के जो हैं वो नायब सरबराह हैं। उनका एक वसी सियासी तजर्बा है और स्ट्रगल है और उनके वसी ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई तजर्बा नहीं है, एक हकीकत है। और उस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए लोग जो हैं उनकी ख्वाहिश है कि वो अपने आप को इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन करें, इस पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हों, इसके नज़रिए को अपनाएं और इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ चलें। और आपने वो देखा कि पिछले चंद दिनों में बहुत सी शख्सियात जो कि अपने अपने इलाकों में साबिक वो मेंबरान असेंबली भी रहे हैं और अपने अपने इलाकों की मोतबर शख्सियात हैं, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। सिर्फ ये नहीं है कि ये 5-10 दिनों के लिए वो आए थे या आए हैं और उसके बाद वो चले जाएंगे तो ये सिलसिला रुक जाएगा। ये तो एक कॉन्टिन्यूअस सिलसिला है। और जहाँ तक आपने वो घर की बात की उनके, तो मैं समझता हूँ कि एक पीपल्स पार्टी का एक मरकजी सेक्रेटेरिएट जो है वो लाहौर शहर के अंदर मौजूद होना बड़ा ज़रूरी था। सही। उनकी रिहाइश जो है बिलावल हाउस वो बैरियर टाउन में है और वो ज़रा लाहौर से बाहर है, वहाँ पे पहुँचते भी लोगों को ज़रा दिक्कत होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगले रोज़ उन्होंने खुद ये बात छेड़ी हमारी एक मीटिंग में कि मैंने अपने स्टाफ मेंबर को फ़ोन किया और मैंने पूछा कि भाई आप कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं लाहौर हूँ।
तो उन्होंने उससे दरियाफ्त किया कि फिर मैं कहाँ हूँ, उन्होंने कहा जी आप बहरिया में। सही। सो एवरीबडी हैड अ गुड लाफ, बट फैक्ट भी यही है कि वो जरा लाहौर से बाहर है और जारी वहाँ बात है, पे शहर आम के पूरा सबाउस में आ जाती है वो खूबसूरत जगह। दिक्कत तो होती है। ये फरमाएं कि 2008 में आखिरी बार जो एक्सेस लोगों के लिए जरा आसान बनाना चाहते हैं और अपने आप को लोगों के लिए जरा बेहतर अंदाज में एक्सेसिबल जो हो है जाएंगे, वो। बिल्कुल ठीक है। या आखिरी बार या पीपल्स पार्टी ने जो पंजाब में निस्बतन अच्छा परफॉर्म किया था वो 2008 था। जी 2008 के बाद अब 13 साल के बाद जो इलेक्शन होने जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी जी। लग रहा है कि वो 2008 के बराबर आती है, लेकिन 2013 से कम और 18 से बेहतर नशिस्तें हासिल कर लेगी पंजाब में। आई थिंक दैट बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आएंगे इंशाल्लाह लोगों के लिए, खास तौर पे जो ये तवक्को करते हैं कि शायद पीपल्स पार्टी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेगी जिस तरह से माजी में करती रही। और ये जिन 13 सालों की आपने बात की, इनका नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कई कुव्वतों के साथ अहद व वफा की वजह से ये नुकसान उठाए। सियासी कुव्वतों की बात कर रहा हूँ मैं, किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं सियासी कुव्वतों की बात कर रहा हूँ, जो कि गालिबन माजी में जो है अल्लाह करे कि अब वो कुछ सबक सीख गए हों, लेकिन माजी में उन्होंने अहद खिलाफी की मिसालें कायम की हैं। वो तो एक नून लीग ही थी, उसी की बात कर रहे हैं आप, मतलब और तो कोई ऐसी सियासी कुव्वत नहीं थी। आप नाम ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये मिसालें आपके सामने हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकीनन चंद साल जो है नुकसान रहा। लेकिन आपने देखा कि जब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में बाकायदगी से उन्होंने अपना अमल दखल शुरू किया और बाकायदा एक मूवमेंट शुरू की, तो जहाँ पे ये तस्वुर किया जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद पंजाब में नजर ना आए, पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिवाइव हुई है। लेकिन खोजा और साहब, ये वादा खिलाफी का इल्ज़ाम तो पीपल्स पार्टी पर भी लगता है। एक तो इल्ज़ाम नून लीग ने जब लगाया मिसाके जमहूरियत की खिलाफ वर्जी का, तो जरदारी साहब ने कहा कि ये वादे कोई कुरान व हदीस तो नहीं है। और दूसरा इल्ज़ाम चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उस ज़माने में लगाया, जब 2008 का इलेक्शन तय पाया था कि 2008 का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ये जमातें, ये लंदन में सारा मुआहदा हुआ था, वापस आके तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं लड़ा, जमात इस्लामी ने बाइकआउट किया और आप लोगों ने इलेक्शन लड़ लिया। नहीं, पॉलिटिकल देखिए जी, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियादी जो मंशूर है वो जमहूरियत है, यानी कि उसके जो बुनियाद में लिखा हुआ है वो जमहूरियत लिखा हुआ है। सो इलेक्शन से तो अब भी जब बात होती है कि जी शायद इलेक्शन हो या ना हो, तो आप देख लें कि हमारी क़यादत की तरफ से ये बात आती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी गैर जमहूरी एक्टिविटी को जो है वो सपोर्ट नहीं करेगी, चाहे वो इलेक्शन से फरार हो, चाहे वो किसी पार्टी की बैन करने की बात हो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज ऑन रिकॉर्ड व्हेन ही सेड कि जी मैं किसी की रुकनियत या किसी की अहलियत को खत्म करने के हक में नहीं हूं और ना ही किसी जमात की पाबंदी के हक में हूं। लेकिन क्योंकि एक कोalition की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट के सामने चंद शवाहिद इस तरह के आए जिसके तहत जो है वो जो एक्टिविटीज आपने हाल ही में देखी पाकिस्तान के अंदर, वो किसी दहशतगर्दी से कम नहीं थी। उसके तहत गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि उनके खिलाफ जो है कानूनी चाराजोई की जाएगी, और अगर वो दहशतगर्दी के जुमरे में आती है तो फिर उनके खिलाफ उस हवाले से जो है वो कार्रवाई होगी, चाहे वो पार्टी को बैन करना हो या क़यादत की गिरफ्तारी हो या क़यादत के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो, वो फिर अब देखें जैसे सिलसिले चलेंगे। लेकिन मैं उस साबका बहस के अंदर इसलिए नहीं जाना चाहता बिकॉज मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स, फिर बात बहुत आगे निकल जाएगी। सही। 2008 के बाद, यानी 2008 के नामसाइब हालात जो उस वक्त पाकिस्तान में बीबी रानी की शहादत के बाद जो पैदा हुए, उसके बाद पाकिस्तान को संभाला किसने? आसिफ अली जरदारी साहब। यानी उस वक्त जिस तरह से गम गुस्से की एक लहर पूरे पाकिस्तान में फैली हुई थी और जिस तरह से तबाहकारी की तरफ सारे हालात जा रहे थे, उस तबाहकारी से बचाया किसने पाकिस्तान को? आसिफ अली जरदारी। बिल्कुल और सही। उसका वाहिद हल ये था कि आप इलेक्शंस की तरफ जाएं, इलेक्शंस लड़ें, हुकूमत बनाएं और पाकिस्तान को उन काले बादलों से जो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर छाए हुए थे, उन काले बादलों से पाकिस्तान को निकालें। इसका मतलब और है वो कि इंतखाबात ही जब कोई बुरहान पैदा होता है किसी मुल्क के अंदर और हालात तलख हो जाते हैं या लोगों में गुस्सा पैदा होता है, तो इंतखाबात ही वाहिद हल है जमहूरियत में, जिसके ज़रिए से लोग वेंटिलेट कर सकते हैं अपने जज्बात को। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्त मोहम्मद खोजा साहब हमारे साथ मौजूद थे।
एक ब्रेक भी रहते हैं, ब्रेक से बाद बात करेंगे पाकिस्तान की मीशत पर। कल अहम बजट पेश किया जा रहा है। ब्रेक के बाद खुशामदेद। इंतहाई मखदूश और गैर यकीनी मुआशी हालात में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कल पार्लियामान में तकरीबन 13,800 अरब रुपए का बजट पेश करेंगे। सख्त मुआशी बहरान के बावजूद PDM हुकूमत की जानिब से इस बजट में अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे जारी हैं। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उनके मुताबिक आइंदा माली साल में तरक्याती बजट के लिए 1155 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला किया गया है। हालांकि मुल्क का खाली खजाना इस खतीर रकम की सक्कत नहीं रखता। अहम बात यह है कि गुज़श्ता साल हुकूमत ने तरक्याती बजट की मद में 800 अरब रुपए मुख्तस किए थे, लेकिन IMF के दबाव पर इसमें 3 बार कटौती की गई। शायद इसीलिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वजारत खजाना से कहा है कि वो आइंदा बजट में यकीनी बनाए कि IMF के तयशुदा मय्यारात की कोई खिलाफ वर्जी ना होने पाए। याद रहे कि पाकिस्तान मईशत की बहाली के लिए अब तक 23 बार IMF के पास जा चुका है। इस बार भी शहबाज शरीफ IMF से $6.5 अरब के बेल आउट पैकेज की बहाली की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अहम बात यह है कि IMF के बगैर वर्ल्ड बैंक समेत दीगर बैंक्स भी पाकिस्तान को कर्ज नहीं देंगे। बाज मुआशी माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि करंट अकाउंट खसारा सिफर भी हो तो भी हमें अदायगियों के लिए 25 अरब डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं गया तो नए माली साल की दूसरी सहमाई में खुदा न खास्ता डिफॉल्ट यकीनी है। आइंदा माली साल में कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 7,300 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। महंगाई का हदफ 21% मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। 21% का मतलब यह है कि मुल्क में एक बार फिर क़यामत खेज महंगाई होगी। मुल्क के मुआशी हकायक इंतहाई तशवीशनाक हैं। अगले माली साल में मुल्क की तरक्की का हदफ 3.5% रखे जाने का इम्कान है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तरक्की की शरह अगले साल 2% से ज्यादा नहीं हो सकती। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई का ग्राफ 38% तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से गुर्बत की शरह में इजाफे का खदशा है। आबादी की बड़ी तादाद का गुर्बत से निकलने का इम्कान कम होता जा रहा है। इसी तरह बैनुल अक़वामी रिसर्च इदारे इप्सोस की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में एक साल में 956 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। टैक्स चोरी करने वालों में रियल स्टेट, चाय, सिगरेट, टायर्स, ऑयल और फार्मा के सेक्टर्स शामिल हैं, यानी अद्वियात के सेक्टर्स। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान पर कर्जों का हजम 100 अरब डॉलर्स पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में दुनिया की खराब तरीन तर्ज हुक्मरानी है। इस तर्ज हुक्मरानी में हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आज वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कौमी इक्तसादी सर्वे पेश किया। उनका कहना था कि कल का बजट चैलेंजेस पर काबू पाने और आवाम की जिंदगी बेहतर करने में किरदार अदा करेगा। दूसरी जानिब मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर कैसर बंगाली का कहना है कि बजट एक सियासी दस्तावेज बन चुकी है, जिसे इतना मुश्किल बना दिया गया है कि सहाफ़ी भी समझने से कासिर हैं। सादा लफ्जों में एक आम आदमी के लिए बजट अल्फाज के गोरख धंधे के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि गुज़श्ता 1.5 साल में गंदम का आटा 56 रुपए फी किलो से बढ़कर 180 रुपए हो चुका है। खुला दूध 80 रुपए से बढ़कर 200 रुपए फी किलो हो चुका है। चीनी 56 रुपए से बढ़कर 130 रुपए फी किलो हो गई। गाय का गोश्त 700 रुपए से बढ़कर 1200 रुपए फी किलो हुआ। बिजली और गैस सार्फिन पर 1300 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। अद्वियात की कीमतों में 14 से 20% तक इजाफा हुआ। रुपए की तारीखी नाकदरी हुई और डॉलर 188 से बढ़कर 300 रुपए से भी ऊपर को चला गया। फी लीटर पेट्रोल 150 रुपए से बढ़कर 262 रुपए का मिल रहा है। हालात ये हैं कि खाने पीने की अशिया भी गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर हो रही। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक सन 2022 में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 9.95 अरब डॉलर्स थे, जो मई 2023 में 4.19 अरब डॉलर्स रह गए। क्या नया बजट आम आदमी की जिंदगी में कोई बेहतरी लाएगा? नए बजट के बाद महंगाई कम होगी या बढ़ेगी? क्या इत्तेहादी जमातों के दबाव पर तरक्याती बजट में इजाफा किया जा रहा है? क्या PDM हुकूमत पॉपुलर बजट देने जा रही है? आइंदा माली साल में डिफॉल्ट से बचने की हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी? आखिर IMF पाकिस्तान के साथ इतनी सख्ती क्यों कर रहा है? क्या IMF कर्ज के बगैर मुआशी बहाली मुमकिन है? ये तमाम सवालात और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बजट बहरहाल रियासत के लिए तो इसलिए ज़रूरी है कि उसने रियासत के आने वाले साल को चलाने का सारा मुआशी तखमीना लगाना है। आम आदमी के लिए भी बजट बहुत ज़रूरी है और ये इलेक्शन ईयर है, बल्कि अब तो अगर वक्त पर इलेक्शन होता है तो 3 महीने के बाद इलेक्शन है। हुकूमत किस नोयत का बजट तैयार कर पाएगी?
देखिए, हुकूमत चाहेगी कि इलेक्शन का बजट हो, हुकूमत चाहेगी कि इसमें अवाम की रिलीफ के हवाले से ऐलानात हों, हुकूमत चाहेगी कि एक सियासी बजट हो। आईएमएफ की छतरी के अंदर अगर हम रहते हैं तो फिर आईएमएफ इस चीज़ की शायद इजाज़त नहीं देगी। आईएमएफ चाहेगी कि एक माशी बजट हो और मेरा ख़दशा ये है कि शायद इसीलिए हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि आईएमएफ की छतरी के बग़ैर बजट का ऐलान किया जाए। इसमें मुश्किल ये है कि जो रवा माली साल है, जो जून की 30 तारीख को ख़त्म होगा, उसमें जो अदायगियाँ हैं वो लगभग 3.7 अरब डॉलर की हैं और स्टेट बैंक हमें बताता है कि उसके पास कोई 4 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं। तो जून की 30 तारीख तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो अगला माली साल आएगा, उसमें लगभग 22, 23, 24 अरब डॉलर की अदायगियाँ हैं और उसमें आईएमएफ के अलावा मेरे ज़हन में तो कोई और मुतबादिल रास्ता नज़र नहीं आता। तो आईएमएफ के पास तो जाना ही है, बजट के ऐलान से पहले जाएँ, बजट के ऐलान के बाद जाएँ। लेकिन हम तो आईएमएफ के पास जा रहे हैं, हम तो उनके पैर पकड़ेंगे भाई, हम आना चाहते हैं, लेकिन आईएमएफ नहीं मान रहा इस दफा। तो इस दफा तो अजीब ही बात हो चुकी है ना। देखिए, इसमें एक तो मुझे नज़र आता है कि एक क्लियर कट एतमाद और एतबार का जो रिश्ता होता है किसी वज़ारत ख़ज़ाना और आईएमएफ के दरमियान, उसमें उसको बड़ा फ़ुक़दान पहुँचा है पिछले साल 2 साल के अंदर। बहुत सारे माशी फ़ैसले ऐसे किए जा रहे हैं जिनकी बुनियाद सियासत है। तो अगर आप माशी फ़ैसले सियासी बुनियादों पे करेंगे तो फिर उसकी माशी कीमत एक पाकिस्तान को और पाकिस्तान में रहने वालों को चुकानी पड़ती है। देखिए, अगर आप याद करें, फरवरी की शायद 28 तारीख थी सन 2022। साबिक वज़ीर-ए-आज़म टेलीविज़न पे आए और उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीज़ल की फ़ी लीटर ₹10 सब्सिडी का ऐलान कर दिया। जबकि उनकी अपनी हुकूमत जो है वो आईएमएफ से मुआहदा कर चुकी थी कि इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। तो सियासी फ़ैसला था, माशी फ़ैसला सियासी बुनियाद के ऊपर किया गया। अक्टूबर 2022 में देख लें, नई हुकूमत थी, नए वज़ीर ख़ज़ाना आए थे और उन्होंने कहा कि वो रुपए की कदर को मसनूई तौर पे डॉलर के सामने रोक के रखेंगे। ये भी हम वादा कर चुके थे, आईएमएफ के साथ मुआहदा कर चुके थे कि जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करेंगे। मार्च 2023 में देख लीजिए, आपको याद होगा हुकूमत की तरफ से एक प्रपोज़ल आई थी कि शायद मोटरसाइकिल और 800 सीसी से कम की जो गाड़ियाँ हैं, उनको सब्सिडाइज़ पेट्रोल मिलेगा। 100 तो लीटर ये पेट्रोल सब्सिडीज़ का जो फ्री सारा मिले। मामला था, ये हम वादा कर चुके थे कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो एक वो एतबार और एतमाद के रिश्ते को मुझे लगता है कि बड़ी ठोस, बड़ी जो है वो फुक़दान है, बड़ा उसको तकलीफ़ पहुँची है वो। दूसरा इश्यू ये है कि आप 5 सालों में देख लें कि हमारे पास 6 वज़ीर ख़ज़ाना आ चुके हैं। तो अगर इतना छोटा टेन्योर है किसी वज़ीर ख़ज़ाना का, तो फिर क्या पॉलिसी बनेगी और क्या उसके ऊपर अमल दरामद होगी? अगर एक लेमैन के माइंडसेट से मैं आपके सामने ये सवाल रखूं डॉक्टर साहब, कि आईएमएफ तो अब हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ना हम आईएमएफ की पूरी शराइत पर पूरा उतर रहे हैं, और हमारे वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि भाई नहीं देना तो ना दो, भाड़ में जाओ। तो अगर हम आज ये तय कर लेते हैं कि भाई जैसा तैसा है, रूखी सूखी खा लेंगे, पत्थर बांध देंगे पेट से, आईएमएफ के पास कभी भी नहीं जाएंगे, क्या ये डिसीजन कोई हुकूमत ले सकती है पाकिस्तान के मारूजी हालात में? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें ज़बरदस्ती आईएमएफ के पास नहीं लेके जाता। हमारी अपनी जो माशी पॉलिसीज़ हैं, उनके नताइज जो निकलते हैं, जो गलत पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उनके नतीजे में जब डॉलर्स ख़त्म हो जाते हैं हमारे ख़ज़ाने के अंदर, तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं आईएमएफ के पास भागने को। और अंदाज़ा कीजिए कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है, 4 अरब डॉलर टोटल में पड़े हैं और वो आप सोचिए कि 3 या मैक्सिमम 4 हफ्तों से ज़्यादा की इंपोर्ट के पैसे इस वक़्त ख़ज़ाने में नहीं हैं। हम दालें इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल, डीज़ल इंपोर्ट होता है, हम मिर्चें, हज़ार चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अद्वियात इंपोर्ट हो रही हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स इंपोर्ट हो रही हैं। अगर आप इतनी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर डॉलर्स के बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है। और अगर डॉलर्स ख़त्म होते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं, श्रीलंका में हुआ, लेबनान में हुआ, ऐसे मुल्कों में, घाना में हुआ, उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर इन सारी चीज़ों का जिनका हमने ज़िक्र किया, जो हम इंपोर्ट करते हैं, उनमें कमी आने लगती है।
उनकी शॉर्टेज होने लगती है, उनकी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लगती हैं। तो मामलात ख़राब होते चले जाते हैं अगर हम उस सिमत में जाते हैं जिस सिमत में श्रीलंका गया है, जिस सिमत में लेबनान गया है या जिस सिमत में घाना गया है। जरदारी साहब कल फरमा रहे थे डॉक्टर साहब कि मैं 100 अरब डॉलर्स तक पाकिस्तान के रिजर्व्स ले जा सकता हूं। हम तो 4 से 8 अरब डॉलर नहीं कर पा रहे हैं। तो जरदारी साहब के पास ऐसा कौन सा फार्मूला हो सकता है कि वो 100 अरब डॉलर्स पाकिस्तान के रिजर्व्स कर देंगे? देखिए, उनका बयान सुनने के बाद मैंने तो ये सोच लिया कि मेरा वोट उनके लिए जाएगा। अच्छा। अब मसला इसमें ये है कि आप देखिए कि 2008 से आज तक जितनी भी सियासी पार्टीज हैं, सिवाय जो आज बनाई गई है जहांगीर तरीन साहब के, उन सब ने हुकूमत करके दिखाई। उन सब ने हुकूमत का वक्त गुजारा है और उन सब के नताइज हमारे सामने हैं। तो नताइज तो बड़े वाजे हैं कि हर आने वाली हुकूमत आने से पहले वादे वही करती थी कि 100 अरब डॉलर कर देंगे, पेरिस बना देंगे, न्यूयॉर्क बना देंगे, मैलिबू ऑफ कैलिफोर्निया। लेकिन जब वक्त गुजरता है तो हम देख रहे हैं कि औसतन पाकिस्तान हर सेक्टर में उसमें डेप्रिसिएशन हमें नज़र आती है। तो फिर वे आउट तो ना पॉलिटिशियंस के पास को निकल रहा है, ना पॉलिटिशियन से ऊपर जो बैठे हैं उनके पास को वे आउट सामने आ रहा है। फिर वे आउट क्या है इसमें? देखिए, 48 सालों में 11 इलेक्शन तो हमने कर दिए और उन 11 के 11 इलेक्शंस के नतीजे आपके सामने हैं। जो लोग मुंतखब होके आते हैं उन इलेक्शंस में उनकी तो जेब गर्म हो जाती है, वो तो उनकी तो जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। जिन लोगों ने वोट डाले हैं उनका हाल हम देख रहे हैं कि पिछले 48 सालों में 11 इलेक्शंस के नतीजे में बुरे से बुरा होता चला जाता है। अब वो आपको याद है कि आइंस्टाइन कहा करता था और वो बेवकूफ़ी की एक डेफिनेशन दिया करता था, इनसैनिटी की डेफिनेशन। वो कहता था कि एक ही एक्सपेरिमेंट को आप बार बार दोहराते रहें और इस चीज़ की तवक्को रखें कि नताइज मुख्तलिफ निकलेंगे, तो वो कहता था कि ये बेवकूफ़ी की डेफिनेशन। तो अब हम चले हैं 12वां इलेक्शन करवाने के लिए 48 सालों ये में, डेफिनेशन 50 उसने सालों में, हमें और देख के इस तो नहीं चीज़ बनाई होगी। दोहरा दीजिए, मुझ तक आवाज़ नहीं पहुंची आप। मैंने कहा ये डेफिनेशन तो सबसे ज्यादा इस दुनिया में किसी मुल्क पर सादिक आती है तो वो हम पर आनी चाहिए वैसे। देखिए, मामला ये है कि सियासत और मईशत का एक बड़ा गहरा गठजोड़ है और पिछले 50 साल की माशी तारीख जो है वो चीज़ की गवाह है कि जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम रहा है उनकी मईशत जो है वो सीधी पटरी पे नहीं चल पाई। हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि हर किस्म के वसाइल मौजूद हैं, हर किस्म का टैलेंट 24 करोड़ पाकिस्तानी में मौजूद है। जिस चीज़ की कमी है वो एक सियासी अदम इस्तेहकाम की कमी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यस। फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो सियासी अदम इस्तेहकाम की बात कर रहे थे और हर ऐसा पाकिस्तानी जो ज़रा सी भी सूझबूझ रखता है रियासत कैसे चलाई जाती है, हुकूमतें कैसे चलती हैं, मुल्क कैसे आगे बढ़ते हैं, वो किसी भी सतह पर बैठा हुआ है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, वो एक ही बात बार बार दोहरा रहा है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, मुआशी इस्तेहकाम दीवाने का ख्वाब रहेगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। फिर भी अरबाब बस्तु कुशाद क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे कि जब तक इंतखाबात एंड फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, अगर झुर्लू इलेक्शन हुए तो फिर मज़ीद आप एक ना ख़त्म होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ जाएंगे। आपसे मुलाकात होगी, पीर के रोज़ देखते रहिएगा तब्दीली।